कहाँ तक पढ़ा था हमने? फैन बंद कर लो। पीछे क्यों फैन चलता है? मतलब सब कहीं। फैन बंद करो ये। हवा नहीं आती? ठीक है, तो थोड़ा बहुत गर्मी में बैठ लो। गर्मी तो नहीं होती? हाँ, गर्मी लगती है क्या? सुबह से बंद था? दोपहर में क्लास लेके गया हूँ मैं इसमें। हाँ, फिर ऊपर जहाँ तुम पढ़ते हो लाइब्रेरी में पढ़ लिया करो। लाइब्रेरी में जगह नहीं होती? पक्का? तो तुम तो सुबह 8 बजे से आ जाते हो, फिर भी लाइब्रेरी में जगह नहीं होती? हाँ, कष्ट बहुत है। पूछो तो। हाँ, ना पूछो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलो बच्चों, हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना? अब मैंने ये बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज पोटेंशियल, है ना? और फिर मैंने कुछ हाइड्रेटेड साइज का भी बात किया था ना, कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड साइज भी उतना ज्यादा। अब एक टर्म होता है जिसे कहा जाता है आयनिक मोबिलिटी। इसी से रिलेटेड है वो, आयनिक मोबिलिटी मतलब आयन की मोबिलिटी पानी में। अच्छा, साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा दिक्कत होगी उसे चलने में, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम होगी। तो आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज। आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज। साइज जितना बड़ा होगा आयनिक मोबिलिटी उतनी कम होगी। बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा साइज है, चलने में दिक्कत ज्यादा है, इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी कैसी है? कम है। तो जैसे Li पॉजिटिव एक्वस Na पॉजिटिव एक्वस K पॉजिटिव एक्वस Rb पॉजिटिव एक्वस Cs पॉजिटिव एक्वस। तो यहां पर हाइड्रेटेड साइज की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रेटेड साइज, तो हाइड्रेटेड साइज क्या होगा? लिथियम का सबसे ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, यही साइज होगा। तो आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? दूसरा, हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर I नेगेटिव। और आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना क्या कहा मैंने? लिख लें।
लिख लिया, देखो हटा दूं, लिख लिया होगा। नेक्स्ट सीखो। अब लिखो बच्चों नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स देखो, एक होती हैं बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड पानी में जाके करस्पॉन्डिंग बेस बनाएंगी। क्या बनाएंगी? बेस बनाएंगी। बेस कौन होते हैं? OH नेगेटिव कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH, वोल्टाइज, ये सारे। एक होती हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो कि पानी में जाके करस्पॉन्डिंग एसिड बनाएंगे। एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एक होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसी होती हैं जिनके पास दोनों बिहेवियर होते हैं, जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक होती है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, एक दो पॉइंट्स देखो। मेटल ऑक्साइड्स, metal oxides, metal oxides are mostly, metal oxides are mostly basic in nature, metal oxides are mostly basic in nature, are mostly basic in nature, basic in nature due to their predominantly ionic character, due to their predominantly ionic character। मेटल ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। इसी तरह सेकंड पॉइंट लिखो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, non-metal oxides are mostly acidic in nature, mostly acidic in nature due to their predominantly covalent character, predominantly covalent character, predominantly covalent character। आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर समझते हो? आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वाला आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट, अब हम ब्लॉक वाइज बात करते हैं, डेट इज एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। उनमें कौन कौन सी ऑक्साइड्स बनाएगा? चलो एक लाइन देखो, एक चीज देखो पहले, जैसे Na2O, MgO, ये समझ में आता है कैसे बना रहा हूं मैं? यहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज है, तो जो एल्कलाइन मेटल है, एल्कलाइन मेटल पे चार्ज +1 होता है, तो आप मैग्नीट्यूड का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। मैग्नीट्यूड का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो Na2O आएगा। सेम इसी तरीके से ये +2 बनाएगा तो +2 -2, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन रेशियो से डिवाइड भी करना पड़ता है। इसमें तो होगा नहीं, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम +3 बनाता है, ये हमारा Al2, ये बताया भी था मैंने, है ना। Al2O3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? SiO2 सिलिकॉन +4 बनाएगा। उसके बाद P2O5, उसके बाद SO3, उसके बाद
Cl2O7 ये बनी हुई है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, ये बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं। कौन सी होती हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। बात समझ में आ रही है? फिर बीच में हमको मिल रही है एम्फोटेरिक। हमको क्या मिल रही है? एम्फोटेरिक। क्लियर है? फिर ये सारी की सारी जो ऑक्साइड्स हैं ये हमारी हैं एसिडिक ऑक्साइड। मेटल, फिर ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड टाइप होता है इसलिए एम्फोटेरिक बना रहा है। ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो अब जब लेफ्ट टू राइट की साइड जाते हो तो एस ब्लॉक क्या बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक से पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड। समझ में आया? बीच में कहीं हमें क्या मिला होगा? एम्फोटेरिक। ये बात समझ में आया? एक चीज और सीखते हैं अपन यहाँ, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई वैल्यू। फाई का मतलब क्या होता है? वही चार्ज डेंसिटी। फाई का मतलब क्या है? चार्ज डेंसिटी। फाई का मतलब क्या है? बोलो यार। चार्ज डेंसिटी। और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई वैल्यू। मतलब ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, इनका मुझे बेसिक कैरेक्टर, कौन पानी में जाकर जल्दी बेस बनाना चाहेगा? तो यहां पर सोडियम पे चार्ज कितना आएगा? +1। निकाल भी सकते हैं, सोडियम को x लिख लेंगे तो 2x - 2 = 0। यहां पर मैग्नीशियम पे कितना आएगा? +2। चार्ज किस पर ज्यादा आ रहा है? इस पे। चार्ज अगर ज्यादा आएगा इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इसकी कैसी हो जाएगी? ज्यादा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो बेसिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? कम। तो इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? इसका। अब इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर निकालना है। एसिडिक ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर निकलेगा। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई वैल्यू। और फाई वैल्यू फिर से क्या है? चार्ज डेंसिटी। फाई वैल्यू क्या है? चार्ज डेंसिटी, है ना? तो यहां पर SiO2 इसमें सिलिकॉन +4 होगा, निकाल भी सकते हैं। 1 × x + 2 × -2 = 0। अरे समझ में आ रहा है? यहां पर फोस्फोरस कितना हो जाएगा? यहां पर सल्फर कितना हो जाएगा? क्लोरीन कितना हो जाएगा? बोलो, कोई तकलीफ? समझ में आया? निकाल भी सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, नहीं पता x मान लो, ऑक्सीजन -2 होता है। 7 × -2 = 0। तो 2x = 14 तो x = +7। चार्ज बढ़ता जा रहा है तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज ही बड़ा फैक्टर मानते हैं अगर चार्ज वेरी कर रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर ये हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो बेसिक ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई वैल्यू, एसिडिक ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई वैल्यू। क्लियर है? लिख लें। ये तो बना बनाया मिलेगा ही, तो चार्ज तो निकाल सकते हैं ना एलिमेंट पर कितना आएगा।
चार्ज डेंसिटी कल आए थे तुम? नहीं आए थे ना, वही वही गड़बड़ है। मास डेंसिटी क्या होता है? अरे डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, उसे मास डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? साइज। वॉल्यूम का मतलब है साइज। तो अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो हम चार्ज के अकॉर्डिंग ही आंसर देते हैं। चार्ज वेरी नहीं कर रहा तब हम साइज पे जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? +1 +2 है, चार्ज ज्यादा है ना, चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब फाई का वैल्यू ज्यादा हो गया। बेसिक ऑक्साइड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर ये +1 है, ये +2 है, चार्ज ज्यादा, फाई की वैल्यू ज्यादा, चार्ज डेंसिटी को ही फाई कहा जा रहा है ना। फाई की वैल्यू ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर कम, ये बोला है। इसी तरीके से एसिडिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज निकालना तो आ गया, कैसे निकाला है? देखो इधर क्या, अरे तो मैंने यही चार्ज डेंसिटी तो बताया तुमको। चार्ज डेंसिटी तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, यही तो मैंने बोला। और ये चार्ज कैसे निकालते हैं ये बता दे रहा हूं मैं। जैसे ये P2O5 होता है, तो P2O5 में जैसे मान लो फॉस्फोरस नहीं पता हमको, X है, ऑक्सीजन मान लेते, ऑक्सीजन -2 ही होता है अभी के लिए मान लो। ओवरऑल इस पर चार्ज कितना होता है? 0। कुछ नहीं लिखा ना इस पर, P2O5 न्यूट्रल लिखा है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है 2 × X + 5 × -2 = 0। तो यहाँ से X निकल आएगा, उतना चार्ज होता है। और चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज लिखते हैं वो यही वाला चार्ज लिखा जाता है। एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, और बेसिक ऑक्साइड्स के लिए बेसिक कैरेक्टर निकालना है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। ये दोनों बेसिक ऑक्साइड्स में बेसिक कैरेक्टर कंपेयर किया है मैंने, और ये सारी एसिडिक ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर किया है मैंने, ये बोला है। समझ गए? चले आगे, लिख लिया बच्चों? जैसे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन होता है? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, डेट इज एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक लाइन लिखो, ऑल एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स, all S block metal oxides are basic in nature except BeO, ब्रैकेट में लिख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एस ब्लॉक हैं। और बेरिलियम, फ्रेंशियम भी है लेकिन वो ऑक्साइड बनाएगा नहीं, रेडियो एक्टिव है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सारे एस ब्लॉक मेटल्स हैं। इनके अंदर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, एक को छोड़ के। किसको? बीईओ, दैट इज बेरिलियम। बीईओ कौन सा बनाएगा? एम्फोटेरिक। बीईओ कौन सा बनाएगा? एम्फोटेरिक। ये कहानी है, बोलो आया समझ? नेक्स्ट लिखो बीईओ, ये ऐसा बीईओ। नेक्स्ट लिखो। तो ये एस ब्लॉक की बात हो गई। अभी मैंने एक क्लासिफिकेशन सिखाया आपको, जनरल क्लासिफिकेशन, मेटल्स बेसिक बनाएंगे मेटल ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक बनाएगी। अब मैं सिखा रहा हूं कि मेटल्स में भी कौन से मेटल्स क्या बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना? अब मैं ब्लॉक वाइज बात कर रहा हूं। नेक्स्ट लिखो डी ब्लॉक, ऐसे लिखो डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स are basic amphoteric and acidic in nature, depending upon
ऑक्सीडेशन स्टेट of metal cation, oxidation state of metal cation as follows, state of metal cation as follows। देखो इधर क्या कहानी है समझना। क्या होता है ना कि डी ब्लॉक समझते हैं कौन से होते हैं, 3 से 12 वाले, है ना। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेसिक ऑक्साइड बनाएंगे कि एम्फोटेरिक बनाएंगे कि एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, वही चार्ज जो अभी मैंने निकालना सिखाया आपको। तो यहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, पूरा लिख देता हूं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल कैटायन और नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये डी ब्लॉक के लिए सिखा रहा हूं मैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो यहां पर +1 +2 +3, +1 +2 +3, ये कैसी होगी, बेसिक। +4 वाली एम्फोटेरिक, +5 +6 +7 +8, ये कैसी होगी, एसिडिक। ये डी ब्लॉक के लिए है ना। इसमें कुछ बातें हमें बेसिक एक्सेप्ट Cr2O3। अगर हम Cr2O3, ये डी ब्लॉक का ही कैटायन है, इसका अगर हम चार्ज निकालते हैं तो फिर से क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस ये +3 है। अब ये +3 है तो डी ब्लॉक है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये बेसिक होनी चाहिए, लेकिन Cr2O3 एम्फोटेरिक होती है। बाकी सब जगह पे डी ब्लॉक के लिए ये लाइन वैलिड है, सिर्फ Cr2O3 को छोड़ के, ठीक है ना, एम्फोटेरिक। सेम एक्सेप्ट V2O5। वेनेडियम भी कैसा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो चार्ज लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। 2x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, +5। +5 के अकॉर्डिंग एसिडिक होनी चाहिए, लेकिन ये होती है एम्फोटेरिक। लिख लें।
नेक्स्ट, अब हम डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक की तो सारी ऑक्साइड्स बेसिक ही होंगी क्योंकि वो भी मेटल्स हैं। क्या बचा है? पी ब्लॉक। एक लाइन लिखो, ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक में जो नॉन मेटल्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक नॉन मेटल्स are mostly acidic in nature, mostly acidic in nature, acidic in nature. Few of them are neutral oxides also. Few of them are neutral oxides also. Few of them are neutral oxides also. देखो, अगर हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स NO, N2O, CO, H2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। बात समझ में आया ना? नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स बन सकते हैं, NO भी बनता है, N2O, N2O3, N2O4 और N2O5, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। और ये तीनों एसिडिक ऑक्साइड्स, ये तीनों क्या होते हैं? ऑक्साइड्स। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? लिख लें, चलें, एक लाइन लिखो, all possible oxides of zinc is Zn, aluminium, beryllium, lead, tin and gallium, lead, tin and gallium, ये लिख लो। All possible oxides of zinc, aluminium, lead, tin and gallium are amphoteric in nature, amphoteric in nature. These metals are also known as, these elements are also known as amphoteric metals. Elements are also known as amphoteric metals.
देखो इधर ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं सारे, इनकी कोई भी ऑक्साइड दिखे सीधे एम्फोटेरिक। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो यहां पर एम्फोटेरिक मेटल और उसकी ऑक्साइड जिंक ZnO, एल्यूमिनियम बेरिलियम BeO, लेड। लेड की दो ऑक्साइड बन सकती हैं। दो ऑक्साइड कौन कौन सी? एक तो PbO बन जाती है और एक PbO2। टिन की भी दो बन जाती हैं, SnO और SnO2। गैलियम, गैलियम की भी दो बन सकती हैं, मेनली एक ही रहती है, Ga2O और Ga2O3। ये सारी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगी। सारी ऑक्साइड्स कैसी होंगी? एम्फोटेरिक। तो अब ना क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का। एस ब्लॉक के अंदर बेरिलियम को छोड़ के सारी बेसिक कैरेक्टर भी बता दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 वैल्यू। चार्ज वेरी होगा तो अकॉर्डिंग टू चार्ज, चार्ज वेरी नहीं हो रहा हो तो साइज के अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 +2 +3 बेसिक, +4 एम्फोटेरिक, +5 +6 +7 +8 एसिडिक। किसको छोड़ के? बेसिक में किसको छोड़ के? Cr2O3 को। एसिडिक में किसको छोड़ के? V2O5 को। और पी ब्लॉक के अंदर जनरली पी ब्लॉक के जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब क्या बनाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड। कुछ न्यूट्रल बनाएंगे, तो न्यूट्रल याद कर लो, NO N2O CO और H2O। और ये जितने भी मेटल्स हैं इनको एम्फोटेरिक मेटल्स कहा जाता है। और ये कौन सी ऑक्साइड बनाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आया? इनके अलावा और कोई आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद भी नहीं रखनी, लिख लें। O3, Ga2O3। चले आएंगे। तो ये बात हुई नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। एक और टर्म पढ़ लेते हैं, लिख लिया ना ये सब? नेक्स्ट लिखो, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग of elements, IUPAC naming of elements having 3-digit atomic number, having 3-digit atomic number, 3-digit atomic number। देखो इधर, इसमें हम कैसे लिखते हैं? जैसे 0 आता है तो 0 का नाम नील, 1 का नाम अन, 2 का नाम बाय, 3 का नाम ट्राई,
4 का क्वेड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और 9 हाँ ई डबल एन 9 हाँ यही होता है। और इसके अंदर जैसे मान लो मुझे नाम लिखना है 101 एटॉमिक नंबर का, 3 डिजिट के लिए यही है ये रूल। तो सबसे पहले 1 आ रहा है तो 1 में क्या आएगा अन, फिर 0 आ रहा है तो 0 में क्या आ जाएगा नील, फिर 1 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा अन, और सफिक्स एम जुड़ जाता है। बात समझ में आया? सफिक्स क्या जुड़ जाएगा एम, इस तरीके से होता है। और इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा मिलेगा यू, यू के बाद में एन, यू के बाद में क्या आ जाएगा एन, और एन के बाद में क्या आ जाएगा यू। क्लियर है? मतलब जो 1 से स्टार्ट हुआ यू तो यू कैपिटल में लिख दो, 0 के लिए नील तो उसका पहला वर्ड स्मॉल में लिख दो, फिर 1 अन, ऐसे। अगर हम लिखते नाम 102 का तो 102 का नाम क्या आ जाएगा अन नील बाय यम, और ये हमारा कितना बी। क्लियर है? अगर हम लिखते नाम 105 का अन नील पेंटियम, क्या आ जाएगा पी। क्लियर है? उसके बाद 108 अन नील यम, क्या आ जाएगा यूएनओ। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट 112 अन बाय यम, क्या आ जाएगा बी। समझ गए? लिख लेंगे, किसी का भी लिख लेंगे। ये सिर्फ 3 डिजिट एटॉमिक नंबर्स के लिए ही है। कहाँ पे? हाँ ठीक है, ट्रिपल एन भी ले सकते हो। वैसे वो अन नील उसमें लिख ऐसे मतलब पढ़ने में आ जाता है तो हम डबल एन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी मॉड्यूल में दिए होंगे। कल तो कोचिंग आओगे नहीं तुम? कल भी आओगे कोचिंग? कल घर पे? हाँ, तुम्हारा तो कोचिंग पे ही मन लगता है ना पढ़ने में, कल क्या होगा फिर तुम्हारा?
लिख लिया? 112 और तो लिखो तुम। हाँ, नेक्स्ट लिखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, हेडिंग टाइप डाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ lanthanides, electronic configuration of lanthanides series elements, electronic configuration of lanthanides series elements lanthanides series elements। देखो इधर मैंने आपको ये बोला था लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, पी में जाता है तो और डी में जाता है तो, लेकिन एफ के लिए लाइन हमेशा वैलिड नहीं है। अब कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है ये सिखा रहा हूं मैं, बात समझ में आया ना? तो जैसे जो लेंथनाइड्स होते हैं, लेंथनाइड्स हमारे कहां से कहां तक होते हैं? लेंथनाइड्स बताओ 58 to 93, तुमने किल कर दिया। लेंथनाइड्स कहां से कहां तक होते हैं बताओ तुम? 58 से 72। कितने बजे आए थे आज तुम कोचिंग पे? सुबह कितने बजे? पीरियोडिसिटी लास्ट में कब पढ़ा था? कब? 2-3 हफ्ते पहले। पीरियोडिसिटी की कॉपी में ये लिखा नहीं है कि लेंथनाइड्स कहां से कहां तक होते हैं? तुम बताओ। तो इतनी मैं पूछूंगा तो ही बोलोगे तुम? हाँ, तो लेंथनाइड्स होते हैं 58 से 71 और एक्टिनाइड्स 90 से 103। वो 58 से 93 तुमने मतलब पूरा ही। हाँ, फिफ्टी 58 से 71। ये तो याद रख सकते हैं कि 58 से 71 लेंथनाइड्स होते हैं। ये कैसे याद रह जाता है कि 93 तक होते हैं? हाँ, थोड़ा आगे पीछे, तूने पूरा खेल ही आगे पीछे कर दिया। और आगे पीछे में ना -1 मिलता है। हाँ, देखो इधर 58 से 71 लेंथनाइड्स होते हैं, ठीक है ना? अब इसके अंदर एक चीज समझो आप, जैसे लेंथेनम लेंथनाइड नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, है ना? और इसका जो सिंबल होता है वो La, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, समझना जरा, 57 के लिए क्या लिख दूंगा? कितना होता है ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर, जल्दी बताओ। हाँ, तो 57 में से 54 चले गए, कितने बचे? 3। आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए इसका? -54 से आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। हाँ, तुम बताओ। हाँ, तुम बताओ 50। इसके बाद में कितना क्या लिखूं मैं? हाँ, 5s2। हाँ, बताओ, किसी को भी बताओ, बता दो। क्या? बताओ तुम, कुछ तो उल्टा सीधा बोली दो। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे। हाँ, मैंने क्या बोला था यार, तुम लोग ना पढ़ते नहीं हो, बहुत कम पढ़ते हो। 57 में से 54 तो ही चले गए,
तो 5th पीरियड तो खत्म हो गया, अब कौन सा स्टार्ट हो गया? 6th पीरियड। अब 6th पीरियड स्टार्ट हो जाएगा तो 6th पीरियड के अंदर सबसे पहले कौन स्टार्ट होगा? S। तो S और P तो सेम के चलते हैं, तो 2 एलिमेंट क्रॉस कर लूंगा S के, फिर कौन चालू हो जाएगा? D। तो D एक कम चलता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2। ये मत बोलना तुम ऊपर नीचे हो गया, समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर 5d1 6s2 हुआ, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे पता चलता है? n+l से। ये हमारा कितना है? 5 + 2 = 7, और ये हमारा कितना है? बात समझ में आया? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? तो डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, और डी ब्लॉक एलिमेंट ही होता है। समझ में आया? अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं लेंथनम के बाद में, नेक्स्ट देखो इधर, सीरियम। सीरियम होता है 58, ये सीरियम होगा। उसके बाद प्रेसियो डायमियम, PR 59, ठीक है। उसके बाद नियो डायमियम 60 ND, प्रोमीथियम 61। मैं अभी आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ये कैसे याद रख लेंगे। PM और सेमेरियम 62, ये ठीक है। उसके बाद यूरोपियम 63। इनके लिए वो रूल वैलिड नहीं है, यू वाला जो अभी सिखाया मैंने, वो तो 3 डिजिट एटॉमिक नंबर्स के लिए है। यूरोपियम कितना हो जाएगा? यू EU। उसके बाद गैडोलीनियम, गैडोलीनियम, गैडोलीनियम कितना है? 64। और ये क्या हो जाएगा? GD, ठीक है। टर्बियम TB, डिस्प्रोसियम, DY, होल्मियम, HO। इतने एलिमेंट्स अभी हमने लिख लिए 67 तक, ठीक है ना। अब यहां पर इनको याद कैसे, ये सब लेंथनाइट्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा, इन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको याद कैसे रखना है? देखो इधर, सुई पर ने डंडे से पैमी और सेमी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो जिससे याद रहेगा, को मारा। देखो इधर, सुई पर इज CE, that is सीरियम, पर इज प्रेसियोडाइमियम, that is PR, डंडे से इज नियोडाइमियम,
दैट इज Nd, Pemi is प्रोमीथियम दैट इज Pm, इनके फॉर्म में लिखा हुआ है ये Sm इज समैरियम। ये बात समझ में आया इतना? उसके बाद नेक्स्ट ये इतने तक खत्म हो गया पहला, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यूरोप गया तब और डायरिया हो गया, ऐसे। अब यूरोप गया तब और डायरिया हो गया, तो यूरोप इज EU दैट इज यूरोपियम, गया इज गैडोलिनियम, तब इज टर्बियम, है ना, डायरिया इज DY, DY का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्रोसियम। उसके बाद हो गया इज होल्मियम, ये बात हो मतलब HO दैट इज होल्मियम। इनके फॉर्म में लिखा हुआ है ये। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? तो इधर तक याद हो गया, है ना, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? F में, क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंटल एंथनाइड्स तो F ब्लॉक होते हैं। अब यहां पर सीरियम, अभी तक के में गैडोलिनियम, ये दोनों स्टार लगा दिए, क्यों? इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F में ना जाके D में जाता है, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F में ना जाके D में जाएगा। समझ आ रहा है? अब इनका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, ज़ीनॉन, उसके बाद 4F1 5D1 6S2 4+3 5+2 7 आ रहा है, तो जिसका सेल नंबर ज्यादा उसी में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया है, लेकिन F ब्लॉक एलिमेंट है। समझ गए ना? क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 58 हैज लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन, तो हमें लगेगा F है तो F ब्लॉक लगा देंगे आंसर, लेकिन आंसर क्या होगा? D ब्लॉक। उसके बाद इनमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन F में ही जाएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैंने बताया था आपको, याद करो, D1 मिल जाए अगर आपको F के साथ, तो आपको देखना पड़ेगा, इसी कारण से बताया था मैंने। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये 4F3 आ जाएगा 6S2। 4F3 क्यों आ रहा है? अच्छा, इनको जैसे मैंने चलने से बताया था ना आपको कि 6S चल लिए तो जितने क्रॉस होते जा रहे हैं उतने, लेकिन ये जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चलने से निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? आपने मान लो 59 में से 54 ये गए, 5 बचे, S क्रॉस किया तो 6S2 आ गया। उसके बाद 6S2 के बाद अब मेरे को क्या बनना चाहिए था? D बनना चाहिए था, क्योंकि D का एक फिर F के आते हैं ना, लेकिन D का तो एक तो भर ही नहीं रहा मैं इसमें, तो इसलिए F के अंदर आपको स्पेशली याद रखने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसको अलग से सिखाया जा रहा है। देखो इधर ज़ीनॉन, ये हमारा 4F4 6S2, ये हमारा ज़ीनॉन, ये हमारा 4F5 6S2, ये हमारा ज़ीनॉन 4F6 6S2, ज़ीनॉन 4F7 5D1 6S2। समझ गए? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? D में। उसके बाद ज़ीनॉन 4F9 6S2, इनमें D1 नहीं बन रहा, 4F10 6S2। उसके बाद ज़ीनॉन 4F11 6S2। क्लियर है? ये कहानी बन रही होगी, है ना। अब यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर गया है? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जो गया होगा वो देखो जरा, इसमें इसके अंदर गया, इनमें F के अंदर ही जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अरे समझ आ रहा है? और इसके अंदर फिर से D में चला गया, और इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में जा रहा है। पहले इतना लिखो,
हम्म। कैसा? हम्म। नहीं, यही रहेगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्पेशल है।
लिख लिया। देखो 4 और बचे हुए हैं ना, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम, लुथेटियम। अर्बियम, टीएम, वाईबी, एलयू, ये होगा। ये एग्जैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। बात समझ में आ रहा है ना? और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, एरी, देखो टमाटर, येलो, ब्लू हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म में याद कैसे रख पाएंगे? देखो जरा, इस फॉर्म में याद रखने का क्या तरीका है। ये हो गया ER, है ना, और ये हो गया TM, उसके बाद ये YB और ये LU नीचे वाला। समझ गए ना? इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसमें ये आएगा 68, 69, 70, 71, ये हमारा ऐसा। अब इसके अंदर ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के बाद 4F12, 6S2, ज़ेनॉन 4F13, 6S2, ज़ेनॉन 4F14, 6S2, और यहाँ पर ज़ेनॉन 4F14, 5D1, 6S2। ठीक है। अब इसमें भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा? F में, F में, F में और D में। क्लियर है? जैसे बच्चों मान लो कि यहाँ पर ये हमारा चलो पहले लिखो, आप ये लिखो जल्दी से। सर अभी मिल लूँ, हो रहा मैं फ्री, बस मिल लेते हैं, मिल लेते हैं। क्या? इटरबियम, YTTERBIUM। जैसे यहाँ पर अगर मान लो PM+3 है, ठीक है, प्रोमीथियम +3 का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले दूर वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दो। दूर वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। समझ में आया? +3 का मतलब सबसे दूर से निकालना चालू करो। 2 ये निकल गए, एक ये निकल गया। तो यहाँ पर ये हो गया ज़ेनॉन और ये क्या हो गया? 4F4। समझे? है ना? इस तरीके से बन जाएगा। और F के अंदर टोटल कितने होते हैं? 7।
1 2 3 4 5 6 और ऐसा, तो 7 हो गए ना ये। तो पहले 1 1 1 और ये 1, पहले 1 1 1 1 1 भरा जाता है, फिर पेयरिंग की जाती है, अरे जानते हैं ना। तो एफ डी में ऐसे ही कितने होते हैं 5, लेकिन एफ में कितने होते हैं 7, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4। क्लियर है क्या कहा मैंने। इसी तरीके से अगर उसने कहा गैडोलिनियम +3, तो गैडोलिनियम +3 में ये निकल जाएंगे सारे के सारे, ये निकल जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा जिनॉन, और ये क्या आ जाएगा 4f7। तो जिनॉन और 4f7 ये सब में 1 1 1 ऐसा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 7। अब जैसे मान लो मैंने किया HO+2, अब HO+2 किया तो सिर्फ 6s2 चला जाएगा, अरे आ रहा है समझ। सबसे दूर प्लस मतलब निकल जाना, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाना, तो ये सबसे दूर से चले गए, तो यहां पर जिनॉन और ये हमारा कितना 4f11, ये हटा दूं ना। अब ये अगर हमारा 4f11 ये आ रहा है तो भरो जरा। अब अगर हम भरेंगे इसके अंदर, ये हमारा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें पेयरिंग होगी 8 9 10 11, कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है 3, ऐसे करना होता है, समझ गए। और लास्ट इलेक्ट्रॉन F की जगह D में किस किस में गया ये समझ में आ गया आपको। लास्ट इलेक्ट्रॉन D की जगह, F की जगह किस किस D मतलब D में किस किस के अंदर गया ये समझ में आ गया हमको, बात समझ में आया ना। तो आप ये लिख लो जिससे आपको याद रहेगा, प्रोमेथियम +3, गैडोलिनियम +3, और फिर मैंने जो ये F बनाया ये भी लिख लो। F में 7 होते हैं ना, तो पहले सबको एक 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 देना पड़ता है, फिर हम पेयरिंग कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने वो भी करा दिया ना आपको,